हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आना चाहिए, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, क्यों उसको बचाना है। सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रीजंस व्हाई वी शुड कंजर्व biodiversity, and these reasons are grouped into three categories. These three categories are: number one, narrow utilitarian; second is broadly utilitarian; and third is ethical reasons. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैरो यूटिलेरियन रीजंस, जिन्हें हम डायरेक्ट और इकोनॉमिक यूजेस भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सभी सोर्सेज के लिए। तो some 3000 species of plants have edible parts, out of which 150 are commercially exploited. Then wild varieties of crop plants are important sources of germplasm for improvement. हमारे पास जो क्रॉप प्लांट्स की वाइल्ड वैरायटीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनके जर्म प्लाज्म के लिए, और अगर उनकी हमने कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसके लिए। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर ट्रेड्स लाइक यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट। तो इनकी वाइल्ड वेराइटीज़ के साथ हम इनके इन ट्रेड्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। देन नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प एक्सेट्रा. Most of our timber is obtained from forest fires. Then a major part of plant matter used in manufacturing paper comes from wild grasses and forest plants, for like pinus, abies, boswellia. जितने भी हमारा पेपर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिए सबके लिए जो प्लांट मैटर है वो हमारा वाइल्ड ग्रास से और फॉरेस्ट प्लांट से ही आता है. देन अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स, जैसे मॉर्फिन एंड कोटीन जो हमारी एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक जो हमारे पेन रिलीविंग ड्रग्स होती हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पेपावर सोमनिफेरम. पॉपी प्लांट जो है उसका जो कैप्सूल्स हैं अनराइप कैप्सूल से हमको ये मिलती हैं. देन क्विनिन एंटी मलेरियल ड्रग, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द bark of Cinchona officinalis, Cinchona officinalis and C. legeriana plants. Then waste wood after timber extraction, fallen twigs, non-timber wood and even dried litter are used as fuel. इन सबको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं जो हमें हीट और लाइट देते हैं. Then degradable biopesticides are being developed to replace chemical pesticides which degrade the ecosystem. हमने डिग्रेडेबल बायोपेस्टिसाइड जो है उनको डेवलप कर लिया है टू रिप्लेस द केमिकल पेस्टिसाइड्स, और ये केमिकल पेस्टिसाइड जो हैं ये हमारे इकोसिस्टम्स को डिग्रेड करते रहते हैं. अब सेकंड रीजंस हमारे पास आते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस, जिन्हें हम इकोसिस्टम सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व्स environment having recreational, aesthetic, socio-culture and other importance. Second is it regulates climate with the help of forest and oceanic systems. जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे इकोसिस्टम्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखती है. देन इट इज़ इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही कम होते हैं, जो हम उनको एयर में लगातार एमिट करते रहते हैं. बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स वाटर साइकिल, कंजर्वेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय प्रोटेक्टिंग वाटर शेड्स, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर रिजर्वॉयर्स. Then ecosystem maintains the gaseous composition of atmosphere through the process of photosynthesis. photosynthesis के थ्रू एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है और इकोसिस्टम हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. A number of animals are involved in the pollination of plants and are able to continue their species. Then biodiversity helps in maintaining underground water level and controls soil erosions
ऑल्सो, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे प्लांट्स लगे होंगे वो उतने ही ज़्यादा सॉइल को अच्छे तरीके से ग्रिप करके रखेंगे और सॉइल इरोजन उतना ही कम होगा। देन देयर इज़ रेगुलर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम विच हेल्पिंग इन मेंटेनिंग देयर हेल्थ। अगर कोई इकोसिस्टम अनडिस्टर्ब है उसमें न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर साइक्लिंग होती रहती है और उससे उसकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है। देन microbial waste treatment is an important service of ecosystem which cleans the earth of waste and produces space as well as raw materials for the future generation। जो माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट है ये इकोसिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो हमारी अर्थ पे जो वेस्ट होते हैं उनको क्लीन करती है, जिससे हमारे पास स्पेस प्रोड्यूस होता है एज वेल एज रॉ मटेरियल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड नाउ कम्स the third category, that is ethical reasons, which are moral values based. So there are hundreds and thousands of plants, animals and microbe species with whom we share this planet। इस planet पे हमारे अलावा human beings के अलावा plants, animals और micro organisms की hundreds and thousands species हैं and no organism is useless। इनमें से कोई भी organism जो है वो useless नहीं है। एवरी वन हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। अगर यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू है, अगर ये हमारे किसी भी यूज़ का है तो भी, अगर नहीं है तो भी। सो वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास ऑन आर बायोलॉजिकल लिगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। इसलिए ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपनी बायोलॉजिकल लिगेसी को केयर करें और उसको एक अच्छी कंडीशन में अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करके रखें। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम कौन कौन से कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। ये दो तरह की कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज कौन सी है? पहली है इन सीटू, जो ऑन साइट, जिसे हम ऑन साइट भी कहते हैं। दूसरी है एक्स सीटू, जिसे हम ऑफ साइट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के बारे में। तो इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स ऑन साइट कंजर्वेशन, जहाँ पे कोई एक एनिमल, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसी पर्टिकुलर साइट पे जाके उनके कंजर्वेशन को हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। सो इन दिस कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज द प्लांट और एनिमल स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड इट इज़ डन बाय टू मेथड्स। इसमें हम क्या क्या करते हैं? इधर बाय प्रोटेक्टिंग और क्लीनिंग ऑफ द हैबिटेट इटसेल्फ, या तो हम हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं या उसको क्लीन करते हैं अपने आप, और सेकंड इसमें हमारे पास जो आता है बाय डिफेंडिंग द स्पीसीज फ्रॉम प्रीडेटर्स, और जो हमारी स्पीसीज़ हैं जो एंडेंजर्ड है उनको हम प्रीडेटर्स से, उनके शिकारियों से बचाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हमारे पास क्या क्या आता है? नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में। व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क? अ नेशनल पार्क इज़ एन एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क हमारे पास वो एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की जाती है एंड प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, felling of trees and habitat manipulation are not allowed। यहाँ पे बाकी जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं these are not allowed, like plantation, cultivation, grazing, felling of trees and habitat manipulation. These are not at all allowed and private ownership is not permitted. India में at present there are 103 national parks, 103 national parks हैं which occupy more than 1% area of the country। अब हम इनमें से कुछ important national parks के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड इज़ लोकेटेड नियर नैनीताल इन उत्तराखंड। इट इज़ home to more than 200 Bengal tigers and approximately 650 species of रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पे हमें 200 से ज़्यादा बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं और लगभग 650 स्पीसीज जो हमें रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स की देखने को मिलती हैं।
सेकंड जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है दैट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ असम एंड इज़ होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोस। यहाँ पे हमें वन हॉर्न राइनोस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तीसरे जो हम नेशनल पार्क यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज़ सुंदरबंस नेशनल पार्क एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टास in the Bay of Bengal, and Sundarbans is the world's largest mangrove forest। सुंदरबंस में वर्ल्ड के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं एंड इट इज़ द मोस्ट बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। यहाँ पे जो कुछ रेयर और एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज मिलती हैं दे आर गैंगेटिक डॉल्फिन, किंग कोबरा, बंगाल टाइगर, ऑलिव रिडलेट टर्टल एंड एस्चुराइन क्रोकोडाइल। अब जो सेकंड हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज हैं दे आर सेंचुरीज। तो व्हाट आर सेंचुरीज? दे आर द ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंसेस। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हम प्लांट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंसेस। इन दीज एरियाज collection of minor forest products, harvesting of timber and wood and other activities are allowed to the limit until and unless they do not interfere with the welfare of animals। यहाँ पे हमने जैसे नेशनल पार्क्स में हमने देखा था कि कोई भी एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन सेंचुरीज़ में जो है ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं लाइक कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड वुड एंड अदर एक्टिविटीज़, लेकिन तब तक ही जब तक ये एनिमल्स के वेलफेयर के साथ इंटरफेयर ना करें। और प्रेजेंटली इंडिया हैज़ 550 सेंचुरीज कवरिंग मोर देन 3.5% ऑफ द एरिया। अब थर्ड प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमारे पास आते हैं दे आर बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स? दे आर द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड with multiple use, preserving the genetic biodiversity of representative ecosystem by protecting wildlife, traditional lifestyles of tribals and varied plant and animal genetic resources। ये वो large tracts हैं हमारे पास प्रोटेक्टेड लैंड के जिनके मल्टीपल यूजेस हैं और ये मेनली क्या करते हैं? दे प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम। वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में जो एक इकोसिस्टम प्रेजेंट है उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को, उसके जो जीन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स ऑफ ट्राइबल्स एंड वेरिड प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इन इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व टू बी एस्टेब्लिश्ड वॉज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन 1986। इंडिया में सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश हुआ था दैट वाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में। और एट प्रेजेंट हमारे पास इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कोर और नेचुरल जोन। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। ये सबसे सेंटर का पार्ट है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़, किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है एंड इट इज़ अनडिस्टर्ब्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। सेकेंड जो पार्ट आता है हमारे पास दैट इज़ बफर जोन। इट इज़ अराउंड द कोर जोन वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। ये सेकेंड पार्ट आ गया, सेंट्रल पार्ट, जहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउड होती हैं एंड द एरिया इज़ मैनेज्ड साइंटिफिकली टू डेवलप ग्रेटर वैरायटी ऑफ रिसोर्स यूज स्ट्रेटजीज देन रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन, इकोलॉजी एंड एजुकेशन। इस एरिया को जो है वो साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है ताकि इसमें हम कंजर्वेशन इकोलॉजी को भी मेंटेन करके रख सकें और साथ में ये हमारी एजुकेशन में भी इम्पॉर्टेंस प्ले करते हैं। देन ट्रांजिशन जोन, इट इज़ द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड until and unless they do not disturb the
इकोसिस्टम। ये किसी भी बायोस्फीयर का वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, लेकिन तब तक ही, सिर्फ तब तक जब तक ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। नाउ कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाने का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पास? तो सबसे पहला, दे इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम्स एंड लैंडस्केप्स। सबसे पहला तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करती हैं, और दूसरा प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम्स और लैंडस्केप्स की इंटीग्रिटी को कंजर्व करती हैं। Second, they protect the genetic resources of wild relatives of domestic plants and animals. हमारे जितने भी डोमेस्टिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके वो वाइल्ड रिलेटिव्स की जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन टू प्रोवाइड एरियाज फॉर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, वो इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल रिसर्च के लिए एरियाज प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन, इकोलॉजिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड दे प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमारे पास एक और चीज़ है, सेक्रेड फॉरेस्ट एंड सेक्रेड लेक्स। तो ये कौन सी चीज़, क्या चीज़ें हैं? ये वो एरियाज़ हैं जो वहाँ के लोकल पीपल ने अनडिस्टर्ब रखे हैं ड्यू टू देयर रिलीजियस फेथ्स। तो सेक्रेड फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट around places of worship where local tribals do not allow use of axe and sickle because of religious sanctity। ये वो फॉरेस्ट हैं जहाँ पे लोकल ट्राइबल्स के जो लोग हैं वो पूजा करते हैं और वहाँ पे वो उन पेड़ों को काटने नहीं देते हैं। सच सेक्रेड फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल एंड मेघालय। इन कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और मेघालय के स्टेट्स में हमें ये सेक्रेड फॉरेस्ट मिलते हैं। अ नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ आर ऑल्सो हेल्ड सेक्रेड। बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज़ भी हैं जिन्हें भी इसी धर्म के नाम पे जो है सेक्रेड माना गया है। फॉर एग्जांपल पुष्कर लेक इन राजस्थान एंड केचियो पालरी लेक इन सिक्किम। इन्हें क्योंकि अपनी धार्मिक आस्था पे सेक्रेड माना गया है, तो ये जो लैंड्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ये इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। इनमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, इनको कटने से बचाया गया है और इस तरीके से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को वहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं। द एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना ऑफ सच लेक्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरीके से हम अपनी इन सेक्रेड लेक्स के जो भी रहने वाले इनमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब हमारे पास आती है ex-situ conservation strategies। तो these are the conservation strategies in which the endangered or threatened species are reared and preserved outside their natural habitat। अभी तक हमने बात करी इन सीटू कंजर्वेशन में कि जो उनके नेचुरल हैबिटेट है उसमें हम स्पीसीज़ को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज़ आर प्रिजर्व्ड आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट एंड दे इंक्लूड बोटेनिकल गार्डन्स, zoos, सीड जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, एक्वेरिया एंड क्रायोप्रिजर्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीड जीन बैंक और जर्मप्लाज्म बैंक। तो हमारे पास दो तरह के सीड्स आते हैं, एक आते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स और दूसरे आते हैं हमारे पास रिकैल्सिट्रेंट जीन्स। तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स सीड्स आर दो सीड्स विच आर कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग पार्शियल डिहाइड्रेशन एंड लो टेम्परेचर एंड एनारोबियोसिस। एनारोबियोसिस मीन्स लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो सीड्स जो पार्शियल डिहाइड्रेशन को, लो टेम्परेचर को और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रह सकते हैं, उन सीड्स को हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। द फ्रेश सीड्स, ये वाले जो ऑर्थोडॉक्स सीड्स हैं, इसमें से जो फ्रेश सीड्स हैं दे आर फर्स्ट डिहाइड्रेटेड टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट टू 5%। पहले उनको हम सुखाते हैं ताकि उनमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 5% से कम हो जाए, एंड देन स्टोर्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन एट अ टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री टू -20 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हम उनको ऑक्सीजन के एब्सेंस वाले प्लेसेस में स्टोर करते हैं और टेम्परेचर हम रखते हैं -10 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं वीट, राइस, ओट, बार्ले, ग्राम, पी एक्सेट्रा।
सेकेंड स्ट्रैटेजी जो हमारे पास आती है दैट इज़ फील्ड जीन बैंक। इनमें जो हम सीड्स यूज़ करते हैं दे आर recalcitrant seeds. So these are those seeds which cannot tolerate partial dehydration and aerobiosis and low temperature. ये वो seeds हैं जो partial dehydration को ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं रह सकते और जो लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। एंड सच सीड्स आर स्टोर्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इन सीड्स को हम बिल्कुल थोड़े से समय के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे टी, कोकोआ, जैक फ्रूट, लीची, rubber, coconut, etc. So, the endangered species and various varieties of plants are grown in orchards for their conservation. And because orchards occupy large areas while plants requiring conservation are numerous, therefore tissue culture and cryopreservation are used for them. अब हम देखते हैं कि क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन इन विट्रो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन विच इज़ डन एट वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर मीन्स -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। इस प्रिजर्वेशन में हमने जिस भी चीज़ को प्रिजर्व करना है उसे हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। And it is of two types, very rapid cooling for storing seeds। एक तो हम इसमें बिल्कुल एकदम से उनको कूल कर देते हैं जिसमें हम सीड्स को स्टोर करते हैं, एंड ग्रेजुअल कूलिंग विथ साइमल्टेनियस डिहाइड्रेशन। धीरे धीरे उनको ठंडा करते हैं और साथ साथ में उनको डिहाइड्रेट करते हैं। और इसके लिए इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, टिश्यू एंड एम्ब्रियो कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमारे पास आती है दैट इज़ बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है? इट इज़ अ गार्डन डेडिकेटेड टू द कलेक्शन, कल्टिवेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लेबल्ड विद देयर बोटेनिकल नेम्स। बोटेनिकल गार्डन्स हमारे पास वो गार्डन्स हैं जहाँ पे हमारे पास प्लांट्स की कलेक्शन की जाती है, उनकी कल्टिवेशन की जाती है, उनके प्रिजर्वेशन की जाती है और उनको डिस्प्ले किया जाता है विद देयर बोटेनिकल नेम्स। वहाँ पे उनके बोटेनिकल नेम्स होते हैं, उनके फैमिलीज होती हैं, किसने उन्हें डिस्कवर किया है, कब डिस्कवर किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन प्लांट्स के साथ होती है। एंड द लास्ट इज़ जू। अ जू इज़ अ फैसिलिटी इन विच एनिमल्स आर हाउस्ड विद इन एनक्लोजर्स, केयर्ड फॉर, डिस्प्ले टू द पब्लिक एंड इन सम केसेस ब्रेड। जू हमारे पास वो है, वो जगह है जहाँ पे एनिमल्स को हम उनके एनक्लोजर्स में, उनको एक पर्टिकुलर हमने एनक्लोजर्स बनाए हैं, वहाँ पे उनको हम रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, पब्लिक को उनको दिखाते हैं और कुछ केसेस में उनकी मेटिंग करके उनसे और बच्चे भी पैदा किए जाते हैं। टुडे जूज आर मेंट टू एंटरटेन एंड एजुकेट द पब्लिक। आजकल हमारे जूस का क्या काम है? एक तो पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए और दूसरा उनको एजुकेट करने के लिए, बट ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पीसीज कंजर्वेशन। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जोर जो है वो साइंटिफिक रिसर्च और स्पीसीज कंजर्वेशन पे दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।